Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। सो हमारा थर्ड चैप्टर हम करने वाले हैं आर्ट चेंजिंग अर्थ, है ना। इस चैप्टर में हमने एंडोजेनिक जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, है ना। अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी थी कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं, डिपोजिशनल, बहुत सारे काइंड ऑफ। तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दो पहले, ठीक है। फिर आपके सामने क्या है, मैच दी कॉलम्स हैं। अब ये क्या है, वेव्स वगैरह जरा देख लेते हैं। एल वेव्स, पी वेव्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, फोकस, लैंडस्लाइड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सरफेस वेव्स, ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी एंड ग्लेशियर्स। चलो, अब जैसे पहला है आपका एल वेव्स। एल वेव्स क्या होती हैं, किन के लिए यूज होती है? देखो हमने क्या देखा था, जो अर्थक्वेक होती है ना, उनकी वेव्स होती हैं, है ना। पी एस एल ऐसे करके, एस रहती है, एल रहती है, पी हमने देखी थी। तो एल वेव्स किसके लिए होती हैं? लैंडस्लाइड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं क्या एल को, या सरफेस वेव्स कहते हैं, या ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, या ग्लेशियर्स। पी वेव्स किसके लिए होती है? तो देखो वेव्स हैं तो वेव्स के लिए रहेंगी, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, बताइए। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर, एक्सो मतलब क्या होता है, आउट हो जाता है ना, आउट, बाहर। एंडो मतलब क्या हो जाता है, इन, इनसाइड। एंडो मतलब क्या हो जाता है, इन हो जाता है, दैट मीन्स इनसाइड, है ना। तो फोकस, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, पहले ये बता दो, फिर हम वेव्स पर आते हैं। और इसमें से सबसे इजी तो क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। फोकस, ये सारा सब कुछ अर्थक्वेक से ही रिलेटेड अगर हम कहेंगे, है ना, जहां से हमारे अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोकस का बी हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। नाउ एक्सोजेनिक फोर्स का क्या एग्जाम्पल है, जो बाहरी फोर्स होती है, और एंडोजेनिक जो अंदर से लगती, सडन एकदम से। तो एक्सोजेनिक का एग्जांपल आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्लेशियर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे लैंडस्लाइड वगैरह, अंदर से एकदम से कुछ एनर्जी लगती है और बाहर उसके असर देखने को मिलते हैं, वो होती है एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक जो बाहर ही होते हैं। नाउ अब बची है कुछ नहीं आपके पास, जब दोनों वेव्स बची हैं। पी वेव्स क्या होती है? तो पी वेव्स हमारी क्या हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएंगी। एल वेव्स हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस वेव्स हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं आंसर सही है या कुछ गलत तो नहीं है। फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का यानी एल वेव्स का सरफेस वेव्स है, पी का आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, थर्ड आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसका ई आपका ग्लेशियर हो जाएगा, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्स का ए है, दैट मींस लैंडस्लाइड, और फोकस फिफ्थ, फोकस का डी हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको फिल करना है। चलो देख लेते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट नोन एज, जो लिथोस्फेयर होती है हमारी, बहुत सी नंबर ऑफ प्लेट्स में क्या है, टूट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर जब नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट जाती है उसको क्या बोला जाता है, बताइए, क्या बोलेंगे? देखो लिथोस्फेयर है और लिथोस्फेयर टूट रही है बहुत सी प्लेट्स में, तो क्या बोलेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलेंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? लिथोस्फेरिक प्लेट्स हो जाएगा, ठीक है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज डैश फोर्सेस। वो फोर्सेस है ना जो अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर असर करती, एक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी फोर्सेस कहलाती है, बताओ। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? देखो इंटीरियर बोल दिया है यानी अंदर, इनसाइड द अर्थ, इसका मतलब हो जाएगा एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है।
A dash is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. है ना, किसकी बात हो रही है, जो एक तरीके से ओपनिंग कहते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग है, खुलता है, जिसके थ्रू मॉल्टन लावा या है ना मैग्मा जो हम कहते हैं लावा इरप्ट होता है, बाहर आता है एकदम से। किससे बाहर आता है, क्या बोलेंगे बताओ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्केनो की, है ना। वॉल्केनो में ऐसी तो होता है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा रहता है, यहाँ से क्या होते हैं एकदम से बाहर आती है ना, लावा ऐसे ऐसे बाहर आता है, वॉल्केनो। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड, अर्थक्वेक को किस मशीन से मापा जाता है, मेजर किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ, अर्थक्वेक को किस मशीन से मेजर किया जाता है। Earthquake is measured with a machine called, which machine? क्या होगा आंसर, कौन सी मशीन है, चलो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it form a, मतलब आप ये समझ जाओ, सिंपल सिंपल अगर मैं बता दूं, ऐसे नदी आ रही है, ऐसे क्या हो रही है, नदी आ रही है। अब यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे क्या है, चट्टान है, यहाँ से नदी आ रही है, एकदम से ऐसे गिर रही है ना, ये ऐसे गिर जा रही है, ये रॉक बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे ये बहते बहते आ रही है और ऐसे गिर जा रही है, इसे क्या बोला जाता है, फिर पानी ऐसे से जा रहा है, क्या बोलते हैं इसे, अब तो बता दो, अब तो इजी है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वाटरफॉल बोलेंगे क्या हम इसे, वाटरफॉल, ठीक है। अभी बना के बताना, वाटरफॉल ऐसी तो होता है, ऐसे बहता रहता है, क्लियर। चलो, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, चलो। ट्रू एंड फॉल्स, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द वेदर ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब होता है जब वेदर है, हमारा मौसम है, टूटता है अर्थ सरफेस पे, है ना, तो उसे क्या वेदरिंग बोलते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द वेदर ऑन द अर्थ सरफेस, जब वेदर ब्रेक होता है, टूटता है अर्थ सरफेस पे, तो क्या उसे वेदरिंग बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, ठीक है। रॉक्स होता है, रॉक्स जब टूटते हैं, ना कि वेदर, वेदर तो मौसम है, मौसम क्या टूटेगा, रॉक्स टूटते हैं, गिरते हैं जमीन पे, और वेदरिंग की प्रोसेस बोलते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, सही है या गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, एंजल फॉल्स वेनेजुएला का, क्या है, साउथ अमेरिका में ही है क्या। ट्रू, सही बात है। एन अर्थक्वेक ओवर 8.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। जब अर्थ आता है, 8.0 का अर्थ आता है, अर्थक्वेक आता है, सॉरी, भूकंप आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें हैं गिरने लग जाती है, उससे डैमेज हो जाता है। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। An earthquake over 8.0 can cause damage from things falling, सही है या गलत। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। 8.0 तो बहुत, 7.0 में ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, खतरनाक तबाही आ जाती, तो 8.0 तो फिर क्या ही कहने, है ना, उसमें सिर्फ ऐसा थोड़ी कि चीज़ें गिरी, डैमेज हो रहा है, तबाही आ जाती है।
स्लो मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे मूवमेंट्स? जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, वो क्या लेकर आते हैं? बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, है ना, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस में। सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स? बताओ। स्लो मूवमेंट्स, है ना, जैसे अर्थक्वेक या वॉल्केनोज मास डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम सही बात है, मास डिस्ट्रक्शन लेकर तो आते हैं, बहुत तबाही होती है इनके कारण, लेकिन ये स्लो मूवमेंट्स नहीं है, स्लो नहीं होगा, ये सडन होता तो ट्रू होता, यहाँ पे स्लो लिख दिया, दैट मीन्स फॉल्स हो गया। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. जो बहुत ज्यादा तबाही होती है कब होती है? कौन सी जगह पे होती है? एपिसेंटर के आसपास वाली जगहों में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है ना। जैसे ही द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस, जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की धीरे धीरे कम होने लग जाती है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब फोकस के ऊपर क्या रहता है? फोकस के ऊपर हम बोलते हैं एपिसेंटर, जहां से ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस ट्रेवल होती है। तो अब मानो इन एरिया में, ये एरिया यहाँ पे क्या होगा? बोला जा रहा है अच्छा डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन ये जो एरियाज है जो थोड़ा दूर दूर है, तो यहाँ पे असर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सही बात है, जहां पे वाइब्रेशंस ट्रेवल कर रहे हैं वो जगह पे कैसा होगा? बहुत ज्यादा तबाही होगी। जहां वाइब्रेशन बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे, मतलब दूर दूर जाते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वहां असर कम होगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ क्या है? अभी सिस्मोग्राफ नाम हमने देखा था ना, क्या है सिस्मोग्राफ? बताइए, व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ कोई मशीन है ना जो किसको मेजर करती है? अर्थक्वेक को। देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ इज अ मशीन विच मेजर्स एन अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक को मेजर करने की जो मशीन होती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलो, व्हाट इज रिचर स्केल? रिचर स्केल क्या है? ये भी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है। ये जो रिचर स्केल है इसका भी रिलेशन अर्थक्वेक से ही देखने को हमें मिलता है। क्या होती है रिचर स्केल? जो किसको मेजर करती है? मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, है ना। चलो देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड को मेजर करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, हाँ, अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल, कि कितने मैग्नीट्यूड का है, 2.0 है, 5.0 का आ रहा है, 6.0 है या 7.0 है। क्लियर आया समझ में? चलो, इन विच कॉन्टिनेंट द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड? किस कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे महाद्वीप में विक्टोरिया फॉल लोकेटेड है? चलो देखते हैं। द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। इन लोगों की बॉर्डर के आसपास, है ना, जाम्बिया की और जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल यहाँ पे लोकेटेड है। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा? डेल्टा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा? डेल्टा एक बड़ा ही फेमस डेल्टा है हमारा, सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो क्या होता है डेल्टा रीजन? चलो देखते हैं। The collection of sediments from all the mouths of the rivers form a delta. It is a triangular shaped landmass, है ना। मतलब जैसे सारी रिवर्स आ रही हैं, सारी नदियां आ रही हैं, ये आ गई। अब ये क्या कर देंगी? सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगी यहाँ पे अपने साथ, क्योंकि सेडिमेंट्स भी ला रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे।
ठीक है, ये सेडिमेंट्स क्या हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो ये क्या, ये एरिया कैसा बन जाएगा, पूरा डेल्टा रीजन, क्योंकि ये सेडिमेंट सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये कौन सा एरिया हो जाता है, डेल्टा, क्योंकि नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रही ना। ऐसा तो है नहीं कि नदियों में कुछ नहीं, साफ पानी आ रहा है। अब सेडिमेंट्स में सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है ना, ये सारी चीजें अपने साथ बहाकर लेकर आती है। और फिर रिवर का जो माउथ है, रिवर का जो माउथ है यहाँ पे सब इकट्ठा उगलता है, ये समझ लो मुंह है ना। तो ये क्या बनाता है, डेल्टा। क्लियर, तो ऐसा रहेगा। तो क्या हो जाता है, डेल्टा। दी कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या है, जो रेड रेड सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो रिवर के माउथ से। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर माउथ क्या है, ये है रिवर माउथ। ये है रिवर माउथ, है ना, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। ठीक है, और ये जो आ रहे हैं रेड रेड, ये जो क्या है, सेडिमेंट्स। ये हमारे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स। इट इज ट्राइंगुलर शेप लैंडमास। ये किसका शेप का लैंडमास है, कैसा हो जाता है, ट्राइंगुलर शेप का बनता है। क्लियर, चलो। कई बार क्या डेल्टा समझ में आता नहीं है कि होता क्या है, बस रट लेते, तो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलो। What are the different types of landforms found near or around sea? है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म्स से हमें मिलते हैं पास में और सी के अराउंड। डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स है ना, जो हमें सी के आसपास या अराउंड देखने को मिलेंगे, जरा देख लेते हैं। सी केव्स, सी आर्चेस, स्टेक्स एंड सी क्लिफ आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये सब हमने पढ़ा है, कैसे सी केव्स क्रिएट होते हैं, सी क्लिफ्स कैसे क्रिएट होते हैं, है ना, स्टेक्स कैसे क्रिएट होते हैं, सी आर्चेस कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें। जैसे गुफा बन गई, है ना, ये ऐसे आर्क जैसा, पूरा ऐसा आर्क बन गया, आर्क बन गया ऐसे, जैसे आर्क होता है दरवाजा, ऊपर से आर्क, ये ऐसे स्टेक जैसा बन गया, ऐसे खड़ा हुआ है ये। तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है सब समुद्र या समुद्र के आसपास हम बोलते हैं बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, सी केव, सी आर्चेस, स्टेक्स एंड सी क्लिफ। क्लियर, चलो। हाउ आर ग्लेशियल मोराइन्स फॉर्म्ड। ग्लेशियल मोराइन्स कैसे बनते हैं, ये भी ग्लेशियर की एक्टिविटी के थ्रू ही बनते हैं, है ना, इकट्ठा आके जो डिपॉजिट करते हैं लोग। चलो देखते हैं। द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या करते हैं, अपने साथ मटेरियल्स कैरी करते हैं। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, अपने साथ मटेरियल कैरी करेंगे, जैसे बड़े बड़े बिग और स्मॉल रॉक्स रहेंगे, है ना, सैंड और सिल्ट रहेगी, डिपॉजिट होती है यहाँ पे। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, ग्लेशियल मोराइन्स क्या फॉर्म करते हैं। यानी ग्लेशियर आएंगे तो ग्लेशियर ऐसे खाली तो आएंगे नहीं, उनके अंदर क्या रहेंगे, बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर रॉक्स रहेंगे। ठीक है, रेत रहेगी और क्या रहेगी, सिल्ट रहेगी। अब ये इकट्ठा होके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब आते हैं और इकट्ठा डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यही डिपॉजिट को बोलते हैं ग्लेशियल मोराइन्स। किन के साथ आते हैं, ग्लेशियर के साथ आते हैं। ठीक है, डिपॉजिट, जैसे रिवर के साथ डिपॉजिट आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, डेल्टा बना लिया, ऐसे ग्लेशियर के साथ ये सारे सेडिमेंट्स, ये सारी चीजें आ रही हैं, क्या बना दिया, ग्लेशियल मोराइन्स। चलो, ब्रीफली एक्सप्लेन्स द वर्क ऑफ आइस। आपको आइस का वर्क जो है एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि आइस का क्या वर्क है। चलो देख लेते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है भाई, सही बात है, ग्लेशियर मतलब आपको दिमाग में आता है ना आइस, बर्फ, बर्फ की एक नदी सी दिखती है, यही दिखता है हमें। तो ग्लेशियर क्या है, आर रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की नदी, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। वो क्या करती है, लैंडस्केप को बहा के ऐसे लाती है ना, सॉइल को ऐसे बुलडोज मतलब ऐसे पूरे दम से ऐसे लेकर आती है, स्टोन्स जो रहेंगे, है ना, और उसके नीचे क्या रहता है, प्रॉपर मतलब एक सॉलिड सा रॉक ऐसे बना रहता है, उसके साथ ये लेकर आती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। अब ये ग्लेशियर क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐसे हॉलो गड्ढे जैसा बना देंगे। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. जैसे जैसे जो बर्फ है मेल्ट होती है, पिघलती है ना, ये किससे भर जाती, they get filled up with water and become beautiful lakes. अब ये जो है सही बात है, खाली खाली जो जगह है, अब ये जो आइस है वो मेल्ट होगा तो पानी क्या होगा, मतलब आइस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर क्या दिखा देगा, छोटे छोटे एरिया में वाटर जो हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वो लेक जैसा बना देगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि फिर कैसा बन जाता है कि माउंटेन्स में खूबसूरत खूबसूरत लेक्स है।
द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, अब जो मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ लेकर आ रहा होता है तो क्या क्या लेकर आएगा, बिग और स्मॉल रॉक्स लेकर आएगा, सैंड और सिल्ट लेकर आएगा, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और यही डिपॉजिट क्या फॉर्म करते हैं, ग्लेशियल मोराइंस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या बताना है, आइस का वर्क बताना है। तो क्या होता है, ऐसे बहकर आ रही है और आइस क्या है, हमें मतलब समझ में आ रहा है, ग्लेशियर क्या है, आइस की रिवर है, वो सारा बहकर आ रही है, पूरा क्या करे, बड़े बड़े ऐसे रहते हैं ना, बड़े बड़े पीसेस रहते हैं इसके, फिर वो ऐसे बड़ा सा गड्ढा सा कर रही है, डीप हॉलो कर रही है। फिर जब थोड़ा सा मौसम ऐसा गर्म होता है तो ये आइस मेल्ट हो जाती है और माउंटेन्स में लेक्स क्रिएट होते हैं, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे लेक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये मटेरियल अपने साथ, जैसे अब भी पढ़ा, डिपॉजिट लेकर सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स वगैरह, सिल्ट और सैंड वगैरह, और क्या बना देते, ग्लेशियल मोराइंस। क्लियर, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। अर्थक्वेक से आप क्या समझते हैं और हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक बोलो तो क्वेक क्वेक सा लगता है ना, क्या होते हैं अर्थक्वेक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक, ये सडन मूवमेंट्स होते हैं, है ना, एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, सडन मूवमेंट्स होते हैं और इनको मेजर कैसे करा जाता है, इनके लिए मशीन्स होती हैं, स्केल्स होती हैं। चलो देखते हैं। Earthquakes are the vibration of the earth's surface caused by the movements of lithospheric plates. जो लिथोस्फेयर होते हैं, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक्स एक तरीके की वाइब्रेशन है, क्योंकि अगर फोकस यहाँ से शुरू हो रहा है तो क्या फैल रही है, वाइब्रेशंस फैल रही हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैलेगी, वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो अर्थक्वेक आर द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, वो अंदर क्या करती है, मूव करती रहती है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। हमसे पूछा कि इसको मेजर किया कैसे किया जाता है, तो एक मशीन होती है जिसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, उसके थ्रू हम अर्थक्वेक को मापते हैं, मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है, कितने कितने टाइप के हो जाते हैं, जैसे 2.0 का रहता है, 5.0 हो गया, 5.0 हो गया, ठीक है, या आपका हो गया 7.0, यानी अगर ऐसा है तो हल्का फुल्का एक लगेगा, कुछ फील हुआ, वाइब्रेशन हुआ। 5.0 तो हो सकता है कुछ ही चीजें गिर जाएं, 7.0 तो थोड़ी देर बाद मैं दिखूंगी नहीं, पूरी दब चुकी होंगी, इतना खतरनाक लेवल पे आता है। तो ये मैग्नीट्यूड्स रहते हैं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड की कितने मैग्नीट्यूड पर, है ना, जिसको हम रिचर स्केल से मापते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है। तो अर्थक्वेक क्या है, बेसिकली जो वाइब्रेशन होते हैं अर्थ सर्फेस पे। क्यों हो रहे हैं वाइब्रेशन, क्योंकि जो अंदर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। मेजर कैसे करेंगे, मशीन है सिस्मोग्राफ, मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेंगे, रिचर स्केल से। चलो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फोकस और एपिसेंटर आपको डिफाइन करना है। देखो शुरुआत जो होती है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो रहेगा आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहां से सिस्मिक एनर्जी ओरिजिन होना स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लिख रही हूं मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे, ताकि याद आ जाए आपको, पढ़ा था हमने। ये हो जाएगा आपका फोकस। चलो इसको अलग कलर से बना लेते हैं। अब फोकस के जस्ट ऊपर क्या मिलता है आपको, येलो कलर इसको बनाती हूँ, चलो व्हाइट कलर से बना लेती हूँ। इसके जस्ट ऊपर रहता है ऐसे लाइन, बस समझाने के लिए आपको, एपिसेंटर। यहाँ पे क्या रहेगा, एपिसेंटर रहेगा। ठीक है, अब एपिसेंटर से क्या होता है ना, जो वाइब्रेशंस है ना वो ट्रेवल करती हैं, इधर उधर ट्रेवल करेंगी। जैसे ही आएगा झटका इधर, यहाँ पे आसपास, ये क्या जा रही, वाइब्रेशन जा रही। मैं कोई डिजाइन नहीं बना रही हूँ, रंगोली वगैरह नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जा रही हैं, क्या होगा, ये वाले जो एरियाज है, ये वाले जो एरियाज है ना, यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और ये क्या है, ये आपका एपिसेंटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। ये क्या है, आपका एपिसेंटर, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे जैसे दूर दूर की जगह यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, लेकिन आसपास के एरिया में बहुत बर्बादी होगी। तो फोकस स्टार्टिंग पॉइंट और फोकस के ऊपर जस्ट जो रहता है हमारा एपिसेंटर रहता है। ठीक है, इसको अच्छे समझते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, क्रस्ट की वो प्लेस यहां से मूवमेंट जब कुछ हलचल होना शुरू होती है। ठीक है, द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और ऐसी जगह जो जस्ट फोकस के ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं एपिसेंटर। क्लियर, चलो
ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, है ना, लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुआ उसका क्या करना है आपको, फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। तो चलो देख लेते हैं, हमने देखा भी था इसमें। चलो देखो, अर्थ के मूवमेंट होते हैं दो टाइप के, हमने देखे थे, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सोजेनिक आउटसाइड, बाहर होता है, आउट होता है। एंडोजेनिक इनसाइड होता है। एक्सोजेनिक आउटसाइड होता है। एंडोजेनिक इनसाइड होता है, अंदर से जो असर करे। अब जैसे इसके टाइप्स क्या क्या है, सडन फोर्सेस इसमें आती हैं, एकदम से होने वाली जो फोर्सेस रहती हैं, या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस रहती हैं। अब सडन में भी क्या रहेगी, अर्थक्वेक आ जाए, है ना, वॉल्केनो इरप्ट होना या लैंडस्लाइड होना, ये अंदर से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के कारण, एकदम से मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसके कारण ये जो फोर्सेज होती है इसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एग्जांपल्स अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या आ जाएगा, जैसे आप माउंटेन्स वगैरह बिल्ड करना, क्लियर। एक्सोजेनिक फोर्सेस, इरोशनल एंड डिपोजिशनल। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या रहेगी आपकी, इरोशनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटीज रहेगी, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, है ना। एक्सोजेनिक यानी बाहर का, आउटसाइड जो हो रहा है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। ये हमें क्या बताना है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है लैंडफॉर्म्स का। तो अर्थ के मूवमेंट हो रहे हैं इनसाइड एंडोजेनिक, आउटसाइड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक इनसाइड में सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, डायस्ट्रोफोबिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हो जाएगी इरोशनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 14, with the help of diagram define delta and distributaries with diagram। देखो डायग्राम की मदद से आपको क्या करना है, डेल्टा दिखाना है। आप, हमने बुक में भी पढ़ा था डेल्टा रीजन कौन सा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, वो वाला एरिया है ना, जब रिवर्स आती हैं अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है। अगर नदी है तो नदी ऐसा तो है नहीं बिल्कुल साफ पानी ला रही है, उसमें मिट्टी, धूल वगैरह सारी चीजें हो सकती है, रेत हो सकती है। अब वो डिपॉजिट जो है धीरे धीरे अपने माउथ से, जो रिवर का माउथ है, जब रिवर समुद्रों में जाके मिलती है तो क्या होता है, वो एरिया कौन सा हो जाता है, वो रिवर का माउथ बोलते हैं उसको, है ना। समुद्रों में जाके मिलती है, बोलते हैं नदियों को समुद्र से मिलना है, सागर से मिलना है। अब वो क्या करती है, अपने जो भी सेडिमेंट्स हैं माउथ से डिपॉजिट करती है, इकट्ठा करती है, तो वहां पे कौन सा रीजन बन जाता है, डेल्टा रीजन बन जाता है। तो हमें डिफाइन करना है डेल्टा क्या है और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होंगी, जैसे नदी है, नदी जा रही है लेकिन अब जाते जाते अलग अलग उसमें बढ़ गई, अलग अलग पार्ट्स में बढ़ गई, तो ये क्या हो गई, ये जो सब है अलग 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 अलग, ये क्या हो जाएंगी, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं इसको, डायग्राम की हेल्प से अच्छे समझते हैं। ये रहा डायग्राम बना हुआ है। डेल्टा आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय अ रिवर एज द फ्लो लीव्स इट्स माउथ। अब क्या होता है, मैंने बताया ना, जैसे ये नदियां आ रही हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो मैंने अभी बताया था तोड़ के आपको, ये व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ, ये मेन रिवर है। मेन रिवर अपनी सीधी सीधी मतलब अपना बढ़िया चल रही है। अब ये बढ़ जाएगी अलग अलग उसमें, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ गई, हो गया, ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी। मतलब पहले अपना सीधे आ रही थी लेकिन अब टूट गई, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई। अब टुकड़ों में बढ़ गई तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं कौन से कलर से करूं, चलो इसी से कर लेती हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा। ये वाला एरिया, ये जो ऐसे हो रहा है, ये क्या है, ये रिवर माउथ है ना, ये क्या है, ये रिवर माउथ है। तो यहाँ पे जो पूरा जमा हो रहा है, ये जो पूरा जमा हो रहा है, बन रहा है, ये क्या है, डेल्टा बन रहा है। क्लियर हुआ। मतलब अगर मैं यहाँ बना के आपको समझा दूं, ऐसे नदी आ रही है बढ़िया, और यहाँ पे ऐसे क्या हो गई, अलग अलग हिस्सों में बट गई, अलग अलग पार्ट्स में बट गई, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर माउथ। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे पूरी और डेल्टा, क्योंकि नदी खाली नहीं आती है, रिवर ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ पानी आता है, नदी में उन अपने साथ नदी के पानी में मिट्टी होती है, रेत होती है, ठीक है। चलो, डिस्ट्रीब्यूटरीज आर दी स्ट्रीम्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स द रिवर्स वाटर इनटू डिफरेंट स्ट्रीम। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं ऐसी ऐसी स्ट्रीम्स, ये जो आ रही ना अलग अलग, ये जो स्ट्रीम्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूट द रिवर वाटर इनटू डिफरेंट स्ट्रीम।
जो एक नदी आ रही है उसको अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर? ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। जब ये अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है, इनका जो मुंह है, जो माउथ है, सारे सेडिमेंट्स ये निकालती हैं, ठीक है, इकट्ठा होता है, क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के समझा सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ टफ डायग्राम नहीं है। मेन रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका डेल्टा रीजन, ठीक है। चलो, व्हाट इज रिवर लोड? रिवर लोड क्या होता है? रिवर का, नदी का कोई भार होता है क्या? चलो देख लेते हैं। The agents of wind, running water, glaciers and sea waves are constantly eroding rocks and many land surfaces. These eroded materials from rocks and land surface dissolved in water is known as river load. अब आप बोलोगे मैम रिवर लोड है और नाम ग्लेशियर और पता नहीं क्या 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 नाम आ गए, ठीक है, हमें तो समझना ही है ना क्या बोला जा रहा है। द एजेंट्स ऑफ विंड, विंड हवा, बहता हुआ पानी, चलता हुआ पानी, और क्या है, ग्लेशियर्स, है ना, और क्या हो गई, सी वेव्स, विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, समुद्र की लहरें, सी वेव्स आर कॉन्स्टेंटली इरोडिंग रॉक्स एंड मेनी लैंड सर्फेसेस। कॉन्स्टेंटली इरोड कर रही है, ये अपने साथ लेके जा रही है, भाई पानी चल रहा है, हवा चल रही है, सी वेव्स है, तो प्रॉपर कॉन्स्टेंटली बिल्कुल एक नॉर्मल स्तर पर क्या करती जा रही है, सरफेसेस को, लैंड सरफेसेस को, रॉक्स को लेते हुए जा रही है, इरोड करते हुए जा रही है। These eroded materials from rocks and land surface dissolve in water. अब ये जो eroded materials हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे materials जो हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, है ना, ग्लेशियर के साथ लोड होके क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, किसमें, जो रॉक्स के मटेरियल क्या हो जाएंगे, लैंड सरफेस, डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब पानी कैसा हो जाएगा, भारी सा नहीं हो जाएगा, पहले पानी आ रहा है लेकिन पानी में टूटे टूटे जो मटेरियल्स हैं इरोडेड, ये मिल जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या बनाता है, यही बनाता है रिवर लोड। कैसे हो रहा है रिवर लोड, फिर से देख लेते हैं, आ सकता है आपको क्वेश्चन कि जो एजेंट है विंड का, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स, कॉन्स्टेंटली रॉक्स को और बहुत से लैंड सरफेसेस को अपने साथ लेते हुए इरोड करते हुए जाती है। अब अगर कांस्टेंट स्तर पर जा रही है, कॉन्स्टेंटली जा रही है, तो ये इरोडेड मटेरियल्स जो रॉक और लैंड सरफेस के किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा रिवर लोड। क्लियर? चलो, हाउ एन ऑक्सबो लेक इज फॉर्म्ड। ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, कैसे बनेगा, देखो ये क्या होती है, जो ऐसे ऐसे मटकते हुए जाती है, बिल्कुल यूं 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 यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, डांस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है, ऐसे ऐसे, बढ़िया, ज्यादा पास पास आते जाएंगे, ये जो है कॉर्नर्स, एजेस, ये पास आती जाएंगे, है ना, लूप्स पास आते जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थोड़ी देर बाद इतने बाहर से कट के अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये अलग, ये हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया कट के, तो ये क्या बना दिया, ऑक्सबो लेक बना दिया। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर। मिएंडर किसे बोलते हैं, ये जो बना रही हूं ना मैं ट्विस्ट एंड टर्न, ये जो है, ये जो बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिएंडर। क्या है ये है हमारा मिएंडर, है ना। अब चलो ठीक है, मिएंडर है, ओके। कुछ ऐसी नदियां दिखती ना, मैं ऐसे ऐसे मटकते हुए जाती हैं, बिल्कुल, जिनको डांस का बहुत शौक रहता है। द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जो एंड्स है लूप के, धीरे धीरे ये क्या होते हैं, पास आते हैं ना, पास आने लग जाते। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ। अब जो मिएंडर की लूप है वो क्या हो जाती है, ये जो लूप है कट हो जाएगी, कट जाएगी। कट होने के बाद क्या हो जाएगा, रिवर अपने जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कट ऑफ लेक बन जाएगा। मतलब अभी मैंने बना के बताया ना कि कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे मटकते हुए पूरा प्रॉपर वो आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न होने के बाद जब पास आती जाएंगी, लोड बढ़ता जाएगा, तो ये अलग कट जाएगी। अभी मैंने अलग कट के ऐसे साइड में बना दी थी ना, जैसे ये है, ये कट के अलग हो जाएगा, तो यही क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक को क्रिएट करता है। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। क्लियर, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनो और अर्थक्वेक क्या है दोनों,
वॉल्केनो से मॉल्टन लावा निकलता है, अर्थक्वेक तो सडन मूवमेंट है ना, क्या दोनों ही सडन मूवमेंट है, क्या दोनों ही एंडोजेनिक फोर्सेस है? चलो देख लेते हैं, हमें तो डिफरेंस बताना है। वॉल्केनो, मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली फ्रॉम द वेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। वेंट का दूसरा नाम हमने क्या देखा था, क्या बोलते हैं वेंट को हम? वेंट को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग रहती है ना, खुलता है जहां से, ओपनिंग रहती है, वहां से क्या होता है, मॉल्टन मटेरियल जो है सडनली इरप्ट होने लग जाता है, निकलने लग जाता है ना, गरम गरम सा लावा सा ऐसे निकलने लग जाता है ओपनिंग से, है ना, उसे बोलते हैं वॉल्केनो। नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक वाइब्रेशंस होती हैं जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना, मूव करती है, तो जो वाइब्रेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम अर्थक्वेक। मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजेज वाइब्रेशन एंड दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इजी है, इसमें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। देखो वॉल्केनो क्या है? जो अर्थ क्रस्ट से ऐसे ओपनिंग होती है, ठीक है, मटेरियल जो है लावा गरम गरम निकलता है, वॉल्केनो। अर्थक्वेक, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, वाइब्रेशंस होती हैं, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। फोकस, एपिसेंटर, ये सब हमने पढ़ा था। डिस्कस द इरोशनल वर्क ऑफ रिवर। रिवर का इरोशनल वर्क आपको समझाना है ना, कैसे जो है ऑक्सबो लेक, मीएंडर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, वाटरफॉल एंड ऑल, ये सारी चीजें रिवर वर्क में आती है। चलो देख लेते हैं कैसा क्या है। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द वर्क ऑफ रिवर। ये जो पॉइंट्स है रिवर वर्क को एक्सप्लेन करती है, जरा आराम से देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि रिवर का इरोजनल वर्क क्या है, क्या क्या क्रिएट करते हुए आती है नदी जब आती है। When the river tumbles at steep angle, steep मतलब ऐसे खड़े में, है ना, ऐसा रहता है जो इस तरीके की जो रहती है पहाड़ियाँ। अब ऐसे में जो रिवर आ रही है, नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, ये बने हुए आपके चट्टान टाइप की, है ना, बिल्कुल इरेक्टेड। अब यहाँ से आ रही नदी, स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक, बहुत ही हार्ड रॉक है उसके ऊपर से ऐसे आ रही है, और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। अब यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जैसे मैं व्हाइट कलर से बना देती हूँ कि ये रॉक है, अब यहाँ से ऐसे नदी आ रही है और नदी ऐसे ऐसे क्या बन जा रही है, ऐसे गिर रही है, बिल्कुल वो भी इरेक्टेड है, स्टीपली ऐसे बह रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। ऐसे ही तो होता है वाटरफॉल, बिल्कुल इरेक्टेड ऐसे सीधे में ऐसे गिरता रहता है, ऊपर से खड़ी चोटी से ऐसे आता है और नीचे को गिरता रहता है ना, बढ़िया, आप इंजॉय करते हो, तो वो क्या हो जाता है? वाटरफॉल। तो पहली चीज ये हमने देखी। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, अब जैसे रिवर प्लेन जगह पे आती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स। अब भी मैंने बताया था, अब जब रिवर आएगी प्लेन एरिया में, किस में आएगी? प्लेन एरिया में, तो कैसी हो जाएगी, है ना, ट्विस्ट और टर्न करेगी, ट्विस्ट और टर्न करेगी, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मीएंडर, ठीक है। With the continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come very closer. अब जैसे जैसे इनके कॉर्नर कॉर्नर पे जो डिपोजिशंस रहेंगे, ऐसे ऐसे डिपोजिशंस रहेंगे, है ना, धीरे धीरे क्या आ जाएंगे? पास आते जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, जैसे अभी दूर दूर दिख रहे हैं ना आपको, अब कैसे हो जाएंगे? पास पास, थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। Over time the meander loop cuts off from the river and forms an oxbow lake. अब क्या हो जाएगा? ये जो लूप है, फॉर एग्जांपल ये वाला लूप है, ये वाला लूप मैं ले लूं, ये कट हो गया, तो कट होके एक साइड क्या बना देगा? ये ऑक्सबो लेक, अपने शेप का इस तरीके से ऑक्सबो लेक बना देगा। तो पहले वाटरफॉल कैसे आया, उसके बाद रिवर जब प्लेन एरिया में आती, कहाँ पे आती है? ध्यान देना, प्लेन एरिया में आती है, ट्विस्ट एंड टर्न होती है, क्या बनाती है? मेंढर बनाती है। कई बार इनका ये होता है कि जो डिपोजिशंस होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं हैवी लोड के कारण, ये लूप पास 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 हो जाते हैं और इतने हैवीनेस के कारण ये कट जाता है, अलग हो जाता है, अलग होकर एक लेक बना देता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्लियर? चलो, at times the river overflows its banks deposited layer of fine soil and other material called sediments along its banks and formed a flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. अब जो ऐसे रहते हैं ना इस तरीके से, ये जो उठे हुए किनारे, ये जो उठे हुए से बैंक्स दिख रहे हैं ना आपको, उठे उठे से किनारे, इसको लीवीज बोल रहे हैं। देखो अब क्या होगा? रिवर बहती रहेगी, ओवरफ्लो होगी, ठीक है, किनारों से अपने। अब ऐसा नहीं है कि नदी है, ये रिवर जा रही है फॉर एग्जांपल, तो ये रिवर खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या मिले होंगे? हमने कई बार देखा, इसमें अलग अलग मिट्टी वगैरह, सैंड के, सॉइल के डिपॉजिट मिक्स होंगे। पानी ऐसा नहीं आएगा कि आप सोच रहे हो बिल्कुल ही साफ पानी होगा, नहीं, ये सब इसमें क्या होंगे? मिक्स होंगे,
है ना, ये सारी चीजें इसमें मिक्स होगी। मतलब क्या क्या हो सकता है, सॉइल और अदर मटेरियल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मिला के बोलते हैं सेडिमेंट्स, अलोंग इट्स बैंक्स, किनारों पर आती जाएगी, एंड फॉर्म द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अब कैसा बन जाएगा, ये एरिया बहुत फर्टाइल बन जाएगा। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और बाकी जो अदर मटेरियल लेकर आती है, इसीलिए प्लेन्स एरिया, जैसे आप देखोगे ना गंगा प्लेन्स, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये वाला प्लेन्स है, बहुत ही फर्टाइल होता है खेती बाड़ी के लिए। नदियां आती इतनी बड़ी बड़ी, है ना, गंगा रहेगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज रहेगी, अब इतनी अच्छी अच्छी नदियां आ रही हैं, वो अपने साथ मिट्टी सारी चीजें बहा के ला रही हैं, तो वो प्लेन कैसा हो जाएगा, फर्टाइल प्लेन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अब क्या बोला जा रहा है, जो उठी हुई बैंक्स हैं, जो उठे हुए किनारे हैं, है ना, ये जो मैंने अभी बनाए, इन्हें क्या बोलते हैं, लीवीज। As the river approaches the sea, its speed slows down and it forms a number of streams called distributaries. अभी हमने डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटरीज पढ़ा था, ये नदी है, ये नदी बना दी मैंने। अब नदी क्या हो रही है कि जैसे ही उसको पता है कि अरे यार मुझे तो, मेरा तो वजूद अब खत्म होने वाला है, मुझे तो समुद्र में मिलना है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने वजूद को लंबा खींचूं और थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, स्पीड थोड़ी मैं स्लो कर देती हूँ। अब स्पीड नदी की क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी, नदी की स्लो हो जाएगी, है ना, ऐसे आ रही है, स्पीड स्लो हो गई। अब स्लो होने के बाद क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाएगी, है ना। ये मैं अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब भी हमने देखा था ना डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स में जो बढ़ती है उसे क्या बोला जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर अप्रोचेस द सी, इट्स स्पीड स्लोज डाउन एंड इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। द रिवर देन बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब जो नदी है ना, नदी के साथ जो लोड है, लोड किस चीज के लोड की बात हो रही है, सॉइल वगैरह ये जो आ रहे हैं ना साथ में, जो भी उसके अंदर गुबार है ना, लोड, वो सब निकालेगी वो। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी हैविंग इट्स ओन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना क्या रहेगा, अपना माउथ रहेगा। ये देखो जैसे माउथ है, ये इनके अपने माउथ रहेंगे। अब इनके साथ ये जो भी लोड्स लेकर आ रही हैं, जैसे अलग अलग कलर में बना दूं, है ना, जैसे मिट्टी विट्टी लोड्स जो लेकर आ रही है, यहाँ पे जमा हो जाएगा सब। यहाँ पे सारे लोड्स क्या हो जाएंगे, सब ऐसे 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 सब ये जमा कर देंगी, है ना, इकट्ठा कर देंगी, निकाल देंगी। इट लोड ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म्स अ डेल्टा। सेडिमेंट्स का अपना लोड ये निकालती है और फिर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या देखा, सबसे पहले वाटरफॉल, वाटरफॉल के बाद मिएंडर, मिएंडर के बाद ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक के बाद क्या बन रहा है, फ्लड प्लेन बन रहा है, लीवीज बन रहा है। उसके बाद ये हो रहा है कि हमारी जो नदियां हैं जैसे जैसे समुद्र की तरफ आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में, स्ट्रीम्स में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाएंगी, जो स्ट्रीम्स जिन्हें हम कहते हैं। अब नदी का मैं कई बार बता चुकी हूँ कि खाली पीली पानी वो नहीं लाती, उसमें मिट्टी वगैरह सब होता है ना। अब जो भी उसके साथ वो लोड रहेंगे, जिन्हें हम सेडिमेंट्स बोल रहे हैं, मिट्टी या बाकी मटेरियल्स का, वो सब निकालती है ना। सारे जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो अपने अपने जो भी उनके पास सेडिमेंट्स है वो निकालेंगी, और ये क्या फॉर्म करते हैं, सब मिला के डेल्टा। तो ये क्या है, रिवर का इरोजनल वर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, हाउ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स किस तरीके से कोस्टल लैंडफॉर्म्स को राइज करती है ना। किसको, कोस्टल लैंडफॉर्म्स को। कोस्टल वाला क्या होता है, कोस्टल इलाका किसे बोलते हैं, तटीय क्षेत्र, है ना, समुद्र के किनारे वाला एरिया। तो कैसे सी वेव्स इन चीजों, इनको बढ़ावा देती है, चलो देख लेते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब सी वेव से, ये देखो, ये समझो चट्टान है कोई, है ना, ये ऐसे वेव्स आ रही हैं, टकरा रही हैं, आते आते कंटिन्यूसली से टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही, चट्टान पे छाप 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 ऐसे करके आवाज आती है ना, बिल्कुल जोर जोर से। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, दस क्रैक्स डेवलप। अब जब बार 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 आपसे टकरा रही है वो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, चटकने सी लगेगी रॉक। ओवर टाइम दे बिकेम लार्जर एंड वाइडर। अब धीरे धीरे क्रैक कैसे बन जाएंगे, अब ये धीरे धीरे क्रैक है, जैसे पहले कोई रॉक है समझ लो, तो इसमें हल्का फुल्का क्रैक आ गया, ऐसे क्रैक आ गया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ज्यादा ही क्रैक आ गया तो थोड़ा बड़े बन जाएंगे, थोड़ा सा क्रैक ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। Thus hollow like caves are formed on the rocks. अब रॉक्स में कैसी केव बन जाएगी, होलो लाइक, है ना, ऐसी जो ऐसे गड्ढा कर दिया, ऐसे केव्स, गुफा बन जाएगी, है ना।
दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो इन्हें क्या बोला जाता है? सी केव्स, है ना। ये केव बन गई ना, गुफाएं ऐसी तो होती हैं, ऐसे ही तो लगती हैं गुफाएं, इस तरीके की तो होती हैं, तो ऐसे ही बन गई। देखो पहले क्या हुआ, सी वेव से आ रही, छपाक टकरा रही, करते करते बार बार ऐसा करने से उसमें दरार आ गई, है ना, क्रैक होने लग गया। अब फिर भी पड़ ही रही, वो तो रुकेगी नहीं वेव्स, है ना, अभी भी पड़ रही, तो एक गड्ढा सा हो जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है? केव्स जैसा स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सी केव्स। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus form sea arches. अब क्या होता है ना, अब ये पहले तो ये डबल हो रहा है, अब इतना 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 पड़ता जा रहा है सी वेव्स कि इतना ही बचा, सिर्फ यही बचा, ये बचा, आर्क बचा। अब ये डबल था, अब ये कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सिर्फ ऊपर का आर्क बचा ऐसे, ठीक है। Further erosion breaks the roof and only walls are left. अब ये भी नहीं छोड़ रही, अब ये वाला जो पार्ट था ना ऊपर का, ये चला जाएगा। अभी ऐसा था ना, समझ लो ऐसा बन रहा था, तो अब ऊपर का पार्ट चला जाएगा, बचेगा ये, दो तरफ की वॉल बचेगी, ऊपर का भी उड़ गया। These walls like features are called stakes. और यही वॉल लाइक फीचर्स क्या कहलाएंगे? स्टेक्स कहते हैं ना। ऐसे बच जाएंगे खाली, पहले अच्छी खासी चट्टान थी, टूटी, उसके बाद गड्ढा हो गया, केव्स बन गई तो भी चैन नहीं आया, इतनी ज्यादा पड़ती जा रही है तो वो आर्चेस बन गए। अब आर्क बनने के बाद जो आर्क बन गए, आर्क बनने के बाद क्या हो गया? वो भी टूट गया, तो क्या बन गए? दोनों तरफ की बस वॉल्स रह गई, ठीक है। इन्हें स्टेक्स बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब क्या होता है, जो खड़ी ऐसे रॉकी कोस्ट रहता है से खड़े में, है ना, खड़ी जो चट्टान रहती है वर्टिकली इस तरीके से सी वाटर के ऊपर, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं सी क्लिफ बोलते हैं। अब ये जो सी वेव्स हैं अपने साथ जो भी इनके डिपॉजिट्स रहते हैं लेकर आती हैं किनारों पे, शोर्स में, और क्या बना देती? बीच बनाती है, ठीक है, बीच फॉर्म करती है। तो ये क्या हो गया? ये हम देख रहे हैं कि कैसे कोस्टल प्लेन में सी वेव्स अपना काम कर रही हैं, है ना, कितना सारा काम कर लिया, क्या से क्या बना दिया, अच्छा खासा चट्टान थी, चट्टान से जो है गड्ढा कर दिया, उसके बाद केव्स बन गए, सी केव्स बन गए, सी केव्स बनने के बाद सी आर्क बन गए, उसके बाद स्टेक्स बन गए, उसके बाद सी क्लिफ हो गया, उसके बाद बीच बन गया। क्लियर? चैन नहीं है, मान नहीं रही, हर चीज करवा के ही छोड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास है लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. अब क्या हो रहा है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब टूटती है नंबर ऑफ प्लेट्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आप ये जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज करेंगे कि ये जो प्लेट्स है ना, हर साल कुछ ही मिलीमीटर्स मूव करती हैं, कुछ ही मिलीमीटर्स मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा नहीं, जरा सा इतना ही मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है ना, उसके कारण ऐसा होता है कि स्लोली स्लोली कुछ ही मिलीमीटर से मूव करती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मॉल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। सर्कुलर आपको पता है, सर्कल। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. अब ये जो मूवमेंट होता है, इसके कारण जो अर्थ सरफेस है ना, उसमें चेंजेस होते हैं। The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. जो अर्थ के मूवमेंट है दो टाइप की, अलग अलग टाइप की फोर्सेस में डिवाइडेड है, कैसे कॉज होते हैं, जैसे The forces which act in the interior of the earth called as endogenic forces. ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर कुछ असर करे, है ना, अर्थ के अंदर कुछ हलचल हो जिसके कारण, है ना, एक्ट करे, उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? जो अर्थ के सरफेस पर एक्ट करती है, वहां पे हमें कुछ हलचल दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक। एक्स बाहर, है ना, एग्जिट, और एंडो अंदर, इन। क्लियर? चलो, डिफाइन एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? अब भी हमने लास्ट में पढ़ा यहाँ पे, है ना, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस, है ना, जो अर्थ सरफेस पर एक्ट करती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। हाउ द मॉल्टन मैग्मा मूव्स इनसाइड द अर्थ। मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर किस तरीके से मूव करता है? हमने देखा था सर्कुलर मैनर में, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर्कुलर मैनर। पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है। डिफाइन लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जब लिथोस्फेयर क्या होता है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड होता है, अब भी पीछे देखा ना हमने, लिथोस्फेयर टूटता है और नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्लियर? चलो,
आ गया समझ में? इजी है ना? इजी ही है, इजी होना ही चाहिए। सो इसी के साथ आपके इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू so much for watching.